नमस्कार साथियों, फिर एक बार एक नए बीपीएससी लेवल के क्वेश्चंस जो कि पुराने टॉपिक इकोनॉमिक एंड कमर्शियल पॉलिसीज एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स जिसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था, उसके साथ आपके समक्ष मैं दिव्य प्रकाश हाजिर हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे एफर्ट्स को सराहते हैं कि इन क्वेश्चन से आपको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन आंसर सेशन में देखा था, काफ़ी अच्छे फीडबैक आए कि आपको काफ़ी सीखना मिला और सीखने को मिला और आपने मेरी बात को समझा कि रिवीजन क्यों करना ज़रूरी है, नोट्स बनाना क्यों ज़रूरी है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम ये इन जो लास्ट टॉपिक था हमारा इकोनॉमिक एंड कमर्शियल पॉलिसी एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स, इस पे हम आज देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप हमेशा नोट्स बनाएंगे, जो उसको आपको मुझे अब कहने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है कि आप समझ रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करते समय या एग्जाम में बैठते वक्त आपको कितना हेल्प मिलेगा इन सब चीज़ों से। फिलॉसफी वही है, कम पढ़ेंगे और ज़्यादा स्कोर करेंगे, प्रीलिम्स में 100 के ऊपर मार्क्स डेफिनेटली आएंगे। एम पक्का है अपना, बीपीएससी प्रीलिम्स है, मेंस में मेंस की बात करेंगे और फायर। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। Who is given credit of classifying British colonialism in 3 phases? जो हमने पढ़ा था कि मर्केंटलिस्ट फेज, इंडस्ट्रियल फेज, फाइनेंशियल फेज, ये 3 फेज का क्लासिफिकेशन का क्रेडिट किसको दिया जाता है? आपके ऑप्शन है, मैंने उस वीडियो में उनका नाम बताया था, शायद मैंने नाम नहीं लिखा था। जिन लोगों ने नोट्स बनाया होगा उनको डेफिनेटली फायदा होगा। ऑप्शन आर आर.सी. दत्ता, दादा भाई नौरोजी, आर.पी. दत्ता, स्वामी सहजानंद। सोचिए, आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा। अगर मेरी स्पीड आपको तेज लगे तो आप वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करेंगे पेन पेपर लेके और उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। अगर कुछ नोट करने लायक आपको पॉइंट लगे तो कृपया कर उसे नोट्स में लिखें। ये एग्जाम में आर या पार वाली बात होगी, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ। हमारा उद्देश्य है ये एग्जाम पूरा बीपीएससी क्लियर करके एक अधिकारी बनना, सिर्फ प्रीलिम्स पास करके नहीं। प्रीलिम्स में जुड़ेंगे, मेंस में करेंगे और इंटरव्यू में वो कहते हैं ना, भयानक इंटरव्यू देंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे और रैंकर बनेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है सी, आर.पी. दत्ता। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द क्लासिक वर्क इंडिया टुडे हैज बीन क्रेडिटेड टू। आपको इस बुक का भी नाम मैंने बताया था, मेरी पीपीटी में ये नहीं था, मैं फिर से बताता हूँ। जो लोग नोट्स लेंगे उनको कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलेगी मेरे लेक्चर से। ठीक है, हर चीज पीपीटी में देना पॉसिबल भी नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता है कि मैं पूरी पीपीटी भर दूं। साफ सुथरा अच्छा दिखता है मुझे, है ना। स्वच्छता हर जगह होनी चाहिए, है ना। स्वच्छ भारत का वैरियर हूं मैं भी, है ना। तो इसका आंसर बताएं आप। इंडिया टुडे मैं आपको बता दूं, इसी वर्क में आर.पी. दत्ता जी ने मैंने आपको आंसर ही बता दिया। इसका आंसर भी आर.पी. दत्ता है। इसी बुक में इन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म रूल को क्लासिफाई किया था 3 फेजेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुक्स एंड ऑथर्स हर साल बीपीएससी में या तो रीसेंट बुक पे या तो इस तरह की बुक्स पे क्वेश्चंस बनते हैं। ऑप्शन आर आर.सी. दत्ता, दादा भाई नौरोजी, आर.पी. दत्ता या स्वामी सहजानंद। सोचिए, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। आंसर है इसका ए, आर.सी. दत्ता। ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे, ये शायद मेरी पुराने लेक्चर में नहीं था जिसपे ये क्वेश्चन है बेस्ड है। कल ही मैं पढ़ रहा था कि एक नई बुक रिलीज हुई है, हिट रिफ्रेश। इस कोरोना काल में एक बहुत बड़ी हस्ती ने एक बुक लिखा है, हिट रिफ्रेश। हो सकता है इस बुक का नाम आपको एग्जाम पेपर्स में, आने वाले एग्जाम पेपर में, चाहे वो यूपीपीसीएस हो या बीपीएससी हो या फिर कोई भी हो, बिहार एसएससी हो या एसएससी हो, कहीं ना कहीं ये बुक का नाम आपको दिख जाए। तो इसका आप ऑथर का नाम फाइंड आउट करेंगे और अपने नोट में मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हु इज ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन आर आर.सी. दत्ता, दादा भाई नौरोजी, आर.पी. दत्ता, स्वामी सहजानंद। सोचिए, ये बहुत सारे लोग जानते होंगे, पुराने लेक्चर में बताया था। इसका आंसर है बी, दादा भाई नौरोजी। इससे एक रिलेटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि
किस व्यक्ति को दीनबंधु नाम से जाना जाता है? जैसे उसमें हमने देखा था कि फ्रंटियर गांधी किसको बुलाया जाता था, तो इसी तरह दीनबंधु किसको बुलाया जाता था? आप ये अपने नोट्स में आंसर फाइंड आउट करके लिख लेंगे, ठीक है? ये आपको सिर्फ ये फाइंड आउट करने के लिए मैं जो दे रहा हूँ, कुछ लोग को हो सकता है कि ये बोरिंग लगे, बट ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सफलता के लिए है। कृपया इसमें अन्नस ना खाएं, मेहनत करें। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। जैसा कि मैंने फुटर में लिखा भी है, जो लोग मेहनत का साथ ना छोड़ते हैं, किस्मत कभी उनका साथ नहीं छोड़ती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन है महलवारी सिस्टम, जो एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, जो हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था, किसने इंट्रोड्यूस किया? आपके ऑप्शन है कॉर्नवालिस, वेलेस्ले, जॉन सोर और हॉल्ट मैकेंजी। सोचिए। आंसर इसका डी है, जो कि हॉल्ट मैकेंजी है। आपको मुझे ये बताना है कि महल शब्द से आप क्या समझते हैं? महल किसको रेफर किया गया था महलवारी सिस्टम के अंतर्गत? ठीक है, या आप नोट्स में ब्रैकेट में शॉर्ट एंड स्वीट में नोट्स बनाइए, जो आपको एग्जाम के समय पढ़ने में हेल्पफुल मिले। जैसा कि आपको मैं हिंट्स भी दे रहा हूँ कि महल के आगे लिख लिया कि इसका क्या मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हु प्लान्ड द परमानेंट सेटलमेंट? मैंने आपको जो परमानेंट सेटलमेंट की लेक्चर में बताया था कि इंट्रोड्यूस कोई और करता है, प्लान कोई और करता है, प्लानर का नाम भी बताया था। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, सोचिए क्या बताया था। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज वो लेक्चर्स रिविजिट कीजिए, उसके नोट्स को रेफर कीजिए, रिवाइज कीजिए। इसका आंसर है सी, जॉन सोर। ठीक है, एक रिपीटेड क्वेश्चन आया है बार बार कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार। ये आप पिछले क्वेश्चन आंसर सेशन में भी था। इसका आप आंसर अपने नोट कॉपी में लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। रियत शब्द से आप क्या समझते हैं? आपके ऑप्शंस हैं जमींदार, ब्रिटिशर्स, कल्टीवेटर या फिर मनी लैंडर्स। आप क्या समझते हैं रियत शब्द से? इस पे मैंने हाईलाइट किया था पिछले लेक्चर में। आंसर इसका सी है, रियत मतलब कल्टीवेटर होता है। आप ध्यान रखें, एग्जाम कोई मंगल ग्रह से पेपर सेट होके नहीं आएगा। ये जो हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, इसी में से क्वेश्चंस दिखेंगे, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली रिलेटेड जरूर होंगे, क्योंकि सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, कोई बकवास बात नहीं हो रही है यहाँ पे, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड। जो लोग जॉब में हैं उनको ये समझ में आ रहा होगा कि कम समय में इफेक्टिव पढ़ाई कैसे कर सकते हैं इन वीडियोस के थ्रू, क्योंकि समय इतना कम है। इनफैक्ट जो जॉब में नहीं है उनको लग सकता है कि अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया है 66 का, फॉर्म कब भराएगा, एग्जाम कब होगा, कोरोना एंड ऑल, वो रिलैक्स हो सकते हैं। बट मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि समय कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो समय है उसका सदुपयोग करें। आपको सिर्फ हिस्ट्री थोड़ी पढ़नी है, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं अभी, ये टॉपिक है, अब धीरे धीरे हम बढ़ जाएंगे। धीरे धीरे क्या होगा ना कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम एक बार बैठ के पूरा वीडियो देख लेंगे, उनको भी मेरी सलाह है कि आप छोटा छोटा, किसी ने मुझसे पूछा था कभी कि आप एक हाथी कैसे खा सकते हैं, हाउ डू यू ईट एन एलिफेंट? तो मैंने यही आंसर दिया था कि 1 बाइट एट अ टाइम। समझ रहे हैं? अब मैं ये नहीं बोला कि मैं वेजिटेरियन हूँ या नॉन वेजिटेरियन हूँ, बट मैंने उनको ये बोला कि अगर हाथी भी खाना है, हाथी मतलब आप विशाल इमेजिन कीजिए कि कितना बड़ा प्राणी होता है, उसको कैसे खाना है। तो पहले मैं उसका एक बाइट खाऊंगा, फिर दूसरा लूंगा, फिर तीसरा, फिर वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप धीरे धीरे तैयारी करते रहिए, मेरी पूरी कोशिश। इसलिए मैं शॉर्ट एंड स्वीट वीडियोस बना रहा हूँ, टू द पॉइंट बता रहा हूँ, और जो चीज़ मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, ये बताना चाहिए था, उसको मैं क्वेश्चन आंसर में कवर कर लेता हूँ। अगर उसमें भी कुछ चीज़ छूट जाए तो आपका मेल्स मुझे मिल ही रहा है, मैं सारे मेल्स पढ़ता हूँ, उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में, जब हम रिविजन वीडियोस बनाएंगे, जब एग्जाम नजदीक आएगा तो उसे भी कवर कर देंगे। आपको मैं पूरी तैयारी कराऊंगा, आपको ये कभी नहीं लगेगा कि ये छूट गया वो छूट गया। अभी गियर अप करने के लिए थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट वीडियोस, ताकि आप बोर ना हो जाए, इंटरेस्ट डेवलप कीजिए। फिर आपको, वो कहते हैं ना कि एक स्टेप लीजिएगा तो फिर आप चलते चलते पूरी पहाड़ चढ़ लेंगे। पर आपको मैं सीधे पहाड़ दिखा दूं, बड़े बड़े लेक्चर्स बना दूं, तो आप डर जाएंगे कि इतना पढ़ना है इतना पढ़ना है। अरे बहुत कम पढ़ना है, बहुत फोकस्ड पढ़ना है, टॉप थोड़ी करना है, प्रीलिम्स पास करना है। मेंस में पढ़ेंगे ना, मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे। पढ़ना, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि पढ़ना अलग चीज होती है,
एग्जाम में बैठना अलग चीज़ होती है और एग्जाम निकालना तो बिल्कुल अलग काम है। तुम करेंगे, आप घबराए नहीं। तो जैसा कि ये क्वेश्चन बना था, उसी पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि डिकूस टर्म किसको रेफर करता है, ये आप सर्च करेंगे और अपने नोट्स में लिख लेंगे। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। बिहार के एक रेवेलियन में इस टर्म का जिक्र है। मैं आपको बता दूं, जब हम ये मेंस की क्लासेस लेंगे जिसमें हम बिहार हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें हम ये रेवेलियन पढ़ेंगे तो उसमें ये टर्म आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ जो दादा भाई नौरोजी ने हाईलाइट किया था, अपनी किस किताब में किया था? आपके आंसर्स, आपके ऑप्शंस हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, न्यू लैंड्स फॉर द ओल्ड, पॉवर्टी इन इंडिया एंड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आप ध्यान रखें कि ऑप्शंस क्लोज आ सकते हैं। इसका आंसर है डी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब देखिए, मैंने आपको आंसर बता दिया था, बट जैसे इस बुक का ऑथर कौन है तो आप बता दीजिए। दादा भाई नौरोजी, उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, या अपने नोट्स में लिख लीजिए। अब मैं ऑप्शन में पॉवर्टी इन इंडिया को हटा के, सी ऑप्शन को हटा के लिख देता पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये ऑप्शन बन सकते हैं, बीपीएससी ऐसे ही ऑप्शन बनाता है। अगर आप पहले बैठ चुके तो आप मेरी बात से सहमत होंगे कि इस तरह के क्लोज ऑप्शंस बीपीएससी बनाने में बहुत माहिर है। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़ें, चीजें नोट करें कि अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। ठीक है, आप फोकस रहें, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा किसने इंट्रोड्यूस किया, किसने प्लान किया, ब्रिटिश रूल था कि अन ब्रिटिश रूल था। समझ रहे हैं? फोकस कीजिए, पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए, नहीं तो जिंदगी में तो बहुत सारे काम करने को बचे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। दीवानी राइट्स वर ग्रांटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी बाय विच ट्रीटी? ये मैंने एक सेपरेट स्लाइड में बताया था, उस ट्रीटी को एक्सप्लेन भी किया था कि इसके क्या फायदे, क्या नुकसान, क्या प्रोविजंस थे। तो आपको इस ट्रीटी का नाम बताना है, जिसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। सिंपल आंसर, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। आपको ये बताना है कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किस ईयर में साइन हुआ था और किस वॉर के बाद साइन हुआ था। ये आप सोचिए, मैंने आपको हमेशा बताया है, इस बात पे एम्फेसिस किया है कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद was the single most important factor that Britishers lasted in India for 200 years. Entire plunder, complete plunder of India happened for 200 years because of this single treaty. ऐसे होता है ना, बाढ़ रोकने के लिए जो गेट बना रहता है, उस गेट की तरह ये ट्रीटी था। ये ट्रीटी होने के कारण गेट खोल दिया गया और पूरा बाढ़ आ गया इंडिया में। आप समझ सकते हैं, विजुअलाइज कीजिए, आपको चीजें याद रहेंगी। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, बाढ़ आ गया, इस तरह से आप याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर दीवानी राइट व्हाट वाज गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी? आपके ऑप्शंस हैं राइट टू मिंट, पैसे छापने की ताकत, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, कलेक्ट टैक्सेस, राइट टू मैरी इंडियंस, या फिर राइट टू डिसाइड क्रिमिनल केसेस। सिंपल है, उस वहां पे मैंने दो प्रोविजन लिख भी दिया था कि इसका आंसर है बी, राइट टू कलेक्ट टैक्सेस, एंड डी ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होइएगा, वहां पे राइट टू डिसाइड सिविल केसेस था। ठीक है, नोट कीजिएगा, छोटी सी मगर मोटी बात। क्वेश्चन 11 है बिहार दिवस, जिसको हमने एक सेपरेट जीएस टॉपिक लिया था क्योंकि उसका नाम बिहार, बंगाल प्रेसिडेंसी में बार बार आ रहा था, तो बिहार के बारे में हमने छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देखा था वहां पे। तो किस दिन सेलिब्रेट होता है? ऑप्शंस ध्यान से देखिए, 22 अप्रैल, 22 मार्च, 20 अप्रैल, 20 मार्च। एग्जाम में ऐसे ही ऑप्शन आपको दिखेंगे क्लोज इनफ, मार्च अप्रैल या फिर 20 20, 22 22, इस तरह के ऑप्शन। जिनको याद है उनके लिए सबसे आसान क्वेश्चन होगा पूरे इस क्वेश्चन आय का। आंसर है बी, 22 मार्च। आपको मुझे ये बताना है कि झारखंड फॉर्मेशन डेट कौन सा डेट, कौन सा ईयर में फॉर्म हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन और है जो आपको बोनस की मैं दे रहा हूं कि व्हेन वाज बिहार सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल? अब बताइए, अभी हमने बिहार दिवस देखा, आपका आंसर है सी, नहीं, वेट अ मिनट, इसमें एक ये गलत क्वेश्चन हो गया है। व्हेन वाज बिहार सेपरेटेड फ्रॉम, एक्चुअली क्वेश्चन बनाना था बिहार सेपरेट फ्रॉम बंगाल, उड़ीसा था, जिसका आंसर सी है, 1 अप्रैल 1936। आप अपने नोट्स में करेक्ट कर लें। ये क्वेश्चन मैं जब पीपीटी अपलोड करूंगा तो इसको मैं करेक्ट कर दूंगा। क्वेश्चन होगा व्हेन वाज बिहार सेपरेटेड फ्रॉम ओडिशा, इसका आंसर सी होगा। एंड व्हेन वाज बिहार सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल, तो उसका आंसर होगा जो बिहार दिवस में मनाया जाता है, 22 मार्च 1912। ठीक है, आइदर वे में आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आयर आपको
एम्फेसिस करेगा कि लेक्चर्स किस तरह से देखने हैं, नोट्स बनाना कितना इम्पोर्टेंट है, और नोट्स बनाने के बावजूद भी अलग क्वेश्चन आ सकते हैं जिनको आपको बहुत टैक्टफुली डील करना होगा। अगर आपके स्कोर कम हो रहे हैं तो आप बिल्कुल ना घबराएं, समय के साथ ये इम्प्रूव हो जाएंगे। बने रहें, हमारा आपका जुड़ना आपकी सफलता के लिए बहुत सदुपयोगी साबित होगा। मुझ पे विश्वास रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।